आज हमारे साथ में एक ऐसा शख्स जिसकी बहादुरी, जिसकी निर्भीकता, जिसकी निडरता और जिसकी बेबाकी और जिसकी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा, ये तमाम अलंकार जितने मैंने लगाए हैं, शायद भारत के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था बनी है, जो राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, जिन विचारों पे, जिन आदर्शों पे पार्टियां चल रही हैं, उन राज सत्ताओं को न निष्ठावान चाहिए, न निर्माजीक चाहिए, न साहसी चाहिए। उनको ऐसे व्यवस्था में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो, या राज्य सरकार के जितने भी अंग हैं, सत्ताएं उन लोगों को ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं जो सत्ता के नफेरियस एजेंडे को लागू करते हों। ऐसे में कोई एक पुलिस अधिकारी जो उसने संविधान की शपथ ली है, उस संविधान की शपथ के तहत अगर वो अपनी ड्यूटी को पूरा करता है, तो ये व्यवस्था और ये सत्ताएं कैसे उसको एक ऐसे हालात में पहुंचा देती हैं जहां वो कुंठित भी होता है, टॉर्चर भी होता है, और कहीं कहीं इसी व्यवस्था के अंदर ऐसे भी लोग बैठे होते हैं जिनके कारण वो आत्महत्या करने तक पे मजबूर हो जाता है। जी, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश के डिप्टी एसपी साहब जनाब शैलेंद्र कुमार सिंह साहब की। आपकी कहानी देश ने अभी चंद दिनों पहले सुनी, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि एक ईमानदार, एक निष्ठावान पुलिस अफसर जब अपनी ड्यूटी करता है तो कैसे उसके साथी उसको मझधार में छोड़ देते हैं और अपने राजनीतिक आकाओं के चलते उसको मजबूरन 17 साल पहले अपने पद से, अपने परिवार की जान माल इज्जत बचाने के लिए इस्तीफा देना पड़ता है। और वो कैसे इस पूरे व्यवस्था के अंदर एक एकाकी जीवन, एक अंधकार में अपना जीवन, एक गुस्से में, एक तकलीफ में अपना जीवन व्यतीत करता है। शैलेंद्र कुमार जी, वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल पर मैं आपका इसलिए खास तौर से इस्तकबाल करना चाहता हूं, आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस बात से आहत हूं जब से मैंने आपकी कहानी सुनी है। वैसे हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि कम से कम आज के दौर में आप अपनी बात, अपने मन की बात, जो आपके साथ हुआ है वो बता सके, क्योंकि टेलीविजन के पास समय कम होता है और वो बाइट पर चलते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि शैलेंद्र कुमार सिंह को आज पूरा देश सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि उनके साथ जो भी कुछ हुआ है वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और कैसे कैसे ये कड़ी आज यहां पहुंची। आप उन तमाम घटनाओं को देश के सामने कैसे रखना चाहते हैं? शैलेंद्र जी, आपसे मेरी दरखास्त है, रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जब भर्ती होते हैं पुलिस में, तो उसमें इस बात पे हम लोगों को सिखाया जाता है कि संविधान के अनुसार चलना है, और ये कहा जाता है कि कानून का शासन होता है, संविधान के अनुसार ही चलता है, और हम एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में भर्ती होते हैं, लोक सेवक जिसको हिंदी में बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग भर्ती होकर ट्रेनिंग के दौरान आए तो देखा है सब लोग हम लोग को गवर्नमेंट सर्वेंट बोल रहे थे। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे कि हम लोक सेवक भर्ती हुए पब्लिक सर्वेंट के रूप में, जब सर्विस में आ गए तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, और जब फील्ड में पोस्टिंग हुई तो हमने देखा वहां पे हम एक पार्टी के सर्वेंट के रूप में दिखे। कोई पार्टी आती है उसके अपने फिक्स अधिकारी हैं, वही लोग मेन स्ट्रीम में आते हैं, और दूसरी पार्टी आती है तो वो अपने लोगों को लेके आती है। और लोकतंत्र का ये बहुत ही कड़वा सच है कि जो पब्लिक सर्वेंट के रूप में भर्ती हुआ था, हकीकत में वो पार्टी सर्वेंट के रूप में हो चुका है। मैं इस बात को अभी समझ नहीं पा रहा था, समझ तो पा रहा था लेकिन आत्मसात नहीं कर पा रहा था।
9.5 साल की मेरी सर्विस थी, जिसमें से 2 साल ट्रेनिंग में कटती है पुलिस की, और 7.5 साल में फील्ड में पोस्टिंग रही। और मैंने देखा सर्विस के दौरान कि हमको जिस काम के लिए कहा जाता है पब्लिक के सामने, जब हम उसको करते हैं ईमानदारी से, तो तत्काल 2003 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजधानी में कैंट थाना क्षेत्र में मुख्तार और उस समय कृष्णानंद जीवित थे, इनके बीच में क्रॉस फायरिंग हुई। दिन दहाड़े भोर में हुई। भोर में मतलब उजाला हो चुका था। और पूरा को जब ये पता चला तो नींद उड़ गई कि अगर राजधानी में इस तरह से क्रॉस फायरिंग हो रही है, तो फिर अगर इनको अंकुश नहीं लगाया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है, और एक सरकार की इमेज बहुत खराब होगी। हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें मेरा चयन किया गया कि आप इन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, पहले भी आप बनारस में पोस्टेड रहे सिविल पुलिस में, वहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, और आप इन पे अंकुश लगाइए। और इसके लिए मैंने अपनी टीम बनाई, गिने चुने लोगों की टीम बन पाई, क्योंकि आप जानते हैं मुख्तार अंसारी का नाम सुनते ही और सबका लोग कांपने लगते हैं कि कौन जाए। कांपने इसलिए लगते हैं कि मुख्तार अंसारी का थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं कि इसने विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष रुंगटा जी का अपहरण किया, 5 करोड़ की फिरौती लेने की बात आई, और उसके बाद भी मार के फेंक दिया। इसके साथ साथ पुलिस के एडिशनल एसपी के ऊपर, उदय शंकर जायसवाल जी के ऊपर इसने फायरिंग की। बनारस के पुलिस लाइन में घुस के इसने सिपाही का मर्डर किया। ये सब बातें सामने आई। आप सकते हैं कि वो कितना दुर्दान था, कितना बेखौफ था कि वो पूरा पुलिस लाइन में घुस के पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा है। एक विश्व हिंदू परिषद जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कोषाध्यक्ष को किडनैप करता है, पैसा भी लेता है, मार देता है, जिसका केस चल रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुझे जब टीम का चयन करना हुआ, तो मुझे भी तो कौन ऐसा है जो मौके से भाग न जाए, क्योंकि पुलिस में ये भी देखा गया है कि अधिकारी फंस जाता है तो छोड़ के टीम भाग जाती है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे बहुत अच्छी टीम मिली, और उस टीम को लेके फिर मैंने इनका सर्विलांस में लिया, इन लोग का नंबर सर्विलांस में शासन की अनुमति से लिया। इसलिए जब शासन की अनुमति से आप लेते हैं सर्विलांस में कोई चीज, तो एविडेंस एक्ट के तहत कवर होती है, और परिस्थिति जाने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रूप में वो मान्य है। और इसी बीच में ये बात प्रकाश में आई जनवरी 2004 में कि मुख्तार अंसारी किसी सेना के भगोड़े बाबूलाल यादव नाम के सिपाही से एक लाइट मशीन गन LMG खरीदना चाहता है, और इसमें सहयोग उसका एक्स गनर जो रिटायर हो गया था, मुन्नर यादव, हेड कांस्टेबल से रिटायर हुआ था, वो इसका सहयोग कर रहा था, क्योंकि मुन्नर यादव बाबूलाल यादव का सगा मामा था जो सेना से भागा था LMG लेकर। तो ये पूरा प्रकरण जब सामने आया, मेरी टीम ने इंटरसेप्ट किया, तो हम लोग अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, वरिष्ठ अधिकारी लोगों ने और ऊपर बताया, इस पर मीटिंग हुई, और अंत में हुआ कि नहीं, इस लाइट मशीन गन को जिसकी डील होनी थी 25 जनवरी को, ये कहा गया कि इसको आप हर हालत में मुख्तार के पास जाने से पहले रिकवर करिए, क्योंकि अगर उसके पास चली गई तो न जाने कितना खून खराबा होगा। और ये चिंता इसलिए ज्यादा थी क्योंकि लाइट मशीन गन, आपने पूरा क्राइम का अगर इतिहास उठा लीजिए पूरे इंडिया का, तो ज्यादा से ज्यादा AK-46 या AK-56 का प्रयोग की बात आई है। लाइट मशीन गन किसी क्रिमिनल द्वारा अब तक प्रयोग नहीं किया गया। आतंकवादियों की बात छोड़ दीजिए जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, लेकिन आम लोगों द्वारा इधर पूरे यूपी हो चाहे महाराष्ट्र हो या कहीं भी हो, इस तरह के लाइट मशीन गन का कभी प्रयोग नहीं हुआ और ना अभी तक हुआ है। ये पहली रिकवरी हमने की थी। तो जब इन लोगों ने कहा कि नहीं, इसको रिकवर करिए, क्योंकि ये लाइट मशीन गन अगर चली गई तो 1 मिनट में ये 500 से ऊपर फायर करेगी, और इसकी फायर पावर बहुत ज्यादा होती है, और इसी वजह से मुख्तार अंसारी डेस्परेट था कि हमको किसी तरह से ये लाइट मशीन गन मिल जाए, क्योंकि इसके जो विरोधी थे कृष्णानंद राय, उनकी बुलेट प्रूफ जो थी स्कॉर्पियो, वो राइफल के अगेंस्ट में बुलेट प्रूफ थी,
तो राइफल को ये भेद देती है, इसलिए ये लाइट मशीन गन को हर हालत में चाहता था कि मुझे मिले ताकि मैं अपने विरोधी को मार सकूं। खैर शासन ने कहा कि इसको किसी तरह रिकवर करिए। अंत में मैंने अपनी टीम के साथ रेड डाला। 24 तारीख की रात में ये फाइनल डील हो रही थी कि सवेरे डिलीवर करना है, पैसा वैसा लेके सब तय हो गया था, 1 करोड़ में सौदा। और मैंने बाबूलाल यादव जो भगोड़ा था उसको चंदौली जनपद उत्तर प्रदेश के वहां के एक थाना बलुआ था, वहां से मैंने उसको गांव से पीसीओ पर बात करते समय उठाया, क्योंकि मैं तो उसके लगातार पैरेलल लिसनिंग पर सुन रहा था सब बातें। तो वो पीसीओ से आगे बार बार बात करता था मुख्तार अंसारी और उनके गुरुओं से। तो ये बात जब चल रही थी डील की तो मैं पास पहुंचा और वहां पे इसको बात करते हुए कंफर्म हुआ कि यही है, और फिर मैंने उसको वहां से दबोचा, कस्टडी में लिया और मैंने उससे फिर कड़ाई से पूछताछ किया। तो उसने बताया कि ये लाइट मशीन गन मेरे पास नहीं, मेरे मामा के पास है, जो मुख्तार के एक्स गनर है, हेड कांस्टेबल से रिटायर हुए मुन्नर यादव, उनके पास है। फिर इसको लेके मॉर्निंग में, रात में ही मैं पहुंचा मुन्नर यादव के यहाँ। शुरू में नानुकर किया उसने, लेकिन फिर उसको जब लगा कि ये बता चुका है तो उसने वो चीज लाके हम लोग को दी और रिकवर हो गई। अब ये बात जब मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया तो लोग इतने खुश हो गए कि ये तो बहुत बड़ी रिकवरी हुई है शैलेंद्र, बहुत बड़ा काम किया तुमने। और तत्काल सब लोग ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे शाबाशी देने लगे। और भोर में फिर गए हम लोग जहां रिकवर हुआ था, चौबेपुर थाना था वाराणसी जिला के अंतर्गत, वहां पर एफआईआर लिखी गई। एफआईआर जो शुरू में लिखी गई तो उसमें उन लोगों का लगता दबाव था, उसमें पोटा शब्द नहीं लिखा गया था, जबकि उस समय पोटा एग्जिस्ट करता था, उसकी धाराएं नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो रिकवरी मेमो दाखिल करते हैं। मेरे नेतृत्व में मैं ही वादी था उसका था और मैंने उसको दाखिल किया था। उसके बाद एफआईआर लिखी जाती है, पोटा उन लोग अपना जो भी धाराएं हैं संबंधित वो लिखते हैं। तो जो एफआईआर उन्होंने दिखाई कि ये आपकी लिख गई एफआईआर, तो उसमें पोटा शब्द नहीं था। और शायद इन लोगों ने वो एफआईआर ऊपर भेज दी थी कि साहब इसकी कॉपी ओपी जो भी और जैसे भी सूचना दे दी थी कि ये धाराएं लगी हैं। वो सिंपल आर्म्स एक्ट की धाराएं थी, जो होता है किसी भी आर्म्स रिकवरी में। और इसको दोपहर तक इन लोग नहीं जान पाए। फिर बाद में मैंने उसको भेज के रूल बुक दिखा के और कोटा बढ़वा लिया। रूल बुक के हिसाब से एग्जिस्ट करता था कोटा, और अंत में उन लोग को धारा कोटा लगाना पड़ा। जब कोटा लग गया इस पे और ये सूचना शाम को फ्लैश हुई मीडिया के माध्यम से, अब पूरा एकदम से सबकी हालत खराब। इसलिए खराब हो गई कि आर्म्स एक्ट के तहत जिसके पास आर्म्स रिकवरी हुआ, एमुनेशन रिकवरी हुआ, वो दोषी हुआ। तो जो इसका गनर एक्स था, उसका भांजा था, वो दोषी मुख्तार और ऊपर इनके आकाओं के निगाह। लेकिन जैसे पता चला पोटा लगा है तो पोटा में बात करने वाला भी उतने दोषी हो गया। अब यहां से मुसीबत शुरू हुई मुख्तार अंसारी की। मुख्तार एकदम से घबरा गया कि तो पोटा लग गया है। इसने अपने तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री जो इनके आका थे उनको संपर्क किया और मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार फिर निर्देश नीचे आने लगे। और मेरे पास फिर वो अधिकारी लोग कहने लगे कि शैलेंद्र ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। हमने क्या हुआ? क्या मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हो गए कि पोटा क्यों लग गया? तो हमने कहा सर पोटा लगा नहीं है, पोटा एग्जिस्ट कर रहा तो पोटा तो लगेगा ही। आप पोटा खत्म तो नहीं कर सकते, ये केंद्र का है, तो पोटा तो लगेगा ही। अब पूरा इन लोग हालत खराब, मुझसे कहने लगे, मुलायम सिंह जी बहुत नाराज है, उस समय मुख्यमंत्री थे, इसको आप खत्म करिए। तो हमने कहा सर आप लोग पुलिस अधिकारी हैं, कोई एफआईआर लिखने के बाद खत्म कैसे हो सकती है? आप भी जानते हैं ना उसको फाड़ा जा सकता है ना बदला जा सकता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो भी आई वो आपके सामने है, बाकी आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, जो तथ्य मिलेंगे वो आप काम करेंगे, लेकिन एफआईआर नहीं चेंज कर सकते आप। जब ये बात मैंने कही तो इन लोगों को फिर पसीना छूटना शुरू। फिर इन लोगों ने शायद ये बात ऊपर बताई मुलायम सिंह जी को, जैसा इन लोगों ने मुझे बताया। तो मुलायम सिंह जी को जब इन लोगों ने समझाया तो कि सर बदला नहीं जा सकता, तो मुलायम सिंह ने कहा ठीक है, या इन लोगों ने जो भी रास्ता निकाला कानूनविदों से सलाह लेके,
कि शैलेंद्र सिंह अपने बयान में, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो, दूसरा आईओ इसका करेगा, हम तो वादी थे, उसमें मुख्तार का नाम डाले। फिर इन लोगों ने मुझे संपर्क किया 25 तारीख को ही शाम को रात में कि आप एक काम करिए, ठीक है एफआईआर न बदलिए, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपने बयान में मुख्तार का नाम मत लीजिए। तो हमने कहा सर क्या ये पॉसिबल है कि हम एफआईआर के वादी हैं, जो मैंने लिखाया है और बयान में हम उससे मुकर जाए? तो क्या न्यायालय में पूछा नहीं जाएगा कि आपने मुख्तार का नाम क्यों नहीं लिखा, जबकि एफआईआर में पहले ही लिखा है आपने, और एविडेंस में, टेप में सब कुछ है, आप भी जान रहे हैं, तो कैसे ये बदल सकता है? अब इन लोगों को एकदम से चक्कर आ गया कि ये लड़का तो सुनने से रहा। फिर मैंने इन लोगों की परेशानी देख के मैंने कहा कि लाइए मैं मुख्यमंत्री जी के से बात करके उनको एक्सप्लेन करूं, आप बताइए। तो मुझे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो आपसे कि आपकी बात, आपका नाम सुनते ही वो आग बबूला हो जा रहे हैं और आप नहीं बात करेंगे। तो हमने कहा ठीक है फिर आप लोग जानिए। तो 24/25 की रात में पकड़ा गया, एफआईआर लिखा गया, शाम तक ये सब नाटक चलता रहा और मुख्यमंत्री जी इतना नाराज हुए कि उसी 25/26 के रात में आईजी, डीआईजी, एसएसपी सबका ट्रांसफर हो गया और हमारी जो अनऑफिशियल यूनिट वहां बनाई गई थी उसको क्लोज करके बनारस की यूनिट को लखनऊ बुला लिया गया कि आप लोग आ जाइए, वहां कोई काम नहीं है। लखनऊ अब मैं आ गया और यहाँ पे फिर जो नए अधिकारी लोग आए, इन लोग हमको समझाते रहे कि शैलेंद्र नौकरी बहुत है, ऐसे नहीं की जाती है, प्रैक्टिकल हो जाओ, बहुत चीजें अनदेखी करनी पड़ती हैं, ये जो बोला जाता है वही नहीं है, जो दिखता है वो सच नहीं है, पर्दे का पीछे का सच दूसरा है। तो हमने कहा सर पर्दे के पीछे का सच चाहे जो भी हो, लेकिन हम जो चीज लिखे हैं, कर रहे हैं, हम उससे कैसे मुकर जाए? और जब इतना एविडेंस है माफिया के खिलाफ, तो उस एविडेंस को हम क्या करें? क्या हम मिटा देंगे जो शासन के परमिशन से सुना गया है? क्या हम क्या कर लेंगे? तो मेरे रहते तो ये नहीं संभव सर, मैंने स्पष्ट कह दिया। अब इन लोगों को कुछ समझ नहीं रहा था, कोई इनडायरेक्टली समझाने के बहाने हमको धमकाता था, अब माफिया से पंगा ले रहे हो, तुम्हारा जान का खतरा, तुम्हारे परिवार के जान का खतरा है, तुमको मालूम नहीं है, अगर ब्लैक लिस्टेड हो गए, सबकी निगाह में आ गए तो मुश्किल है नौकरी करना, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तमाम बातें समझाने के बहाने हम लोगों को एक तरह से धमकी देने लगी। और जब मैं नहीं बदला तो मेरे जो टीम थी, उस टीम को इन लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया कि तुम लोग अपने बयान से मुकर जाओ, इनका तो देख लेंगे। लेकिन मैं खुश नसीब हूं कि मेरी टीम इतनी अच्छी थी कि वो बयान से मुकरी नहीं, और उसने कहा कि सर ने जो किया है हमने उनके नेतृत्व में किया है और हम लोग वही कहेंगे जो सर बता रहे हैं। शैलेंद्र जी एक सेकंड के लिए आपसे एक बात में, आपने जो बात बताई उसमें एक तो पूरी जो अब तक आपने बात बताई उसमें यह था कि मुलायम सिंह और राजनीतिक दल और जिस तरीके से ये, चाहे वो इलाहाबाद का अतीक हो, चाहे आजम खां हो, चाहे ये मुख्तार हो, ये जितने भी माफिया डॉन है ये किसी न किसी पार्टी के साथ थे। मुलायम सिंह इस बात से खफा थे कि आपने उनके खासम खास आदमी को पकड़ लिया है, वो पोटा में है। तो मुलायम सिंह की नाराजगी तो समझ में आती है कि वो राजनीतिक लोग हैं, ऐसे लोगों को ये पार्टियां पालती हैं। मेरा सवाल यह है कि आज 17 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या आपको मुलायम सिंह या मायावती या और दूसरे लोग जिन्होंने इस देश में और इस राज्य में खासतौर से एक माफियाओं की फसल उगाई है, जो इनके लिए पैसा भी उगाते हैं, इनके विरोधियों को मारते भी हैं, आपके मन में आज राजनीतिक सत्ताओं से ज्यादा वो सीनियर जो आप ही की तरह शपथ लेकर के इस पुलिस व्यवस्था में आए, बड़े बड़े पदों पे बैठे, उन्होंने जितनी बातें आपने कही उसमें कुछ तर्क से मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने ये कहा कि नौकरी चली जाएगी, घर परिवार होता है, सच कुछ होता है, दिखाया कुछ जाता है, बदनाम हो जाओगे, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त कोई भी ऐसा सिंसियर ओबीडेंट नहीं था जिसने भारत के संविधान की शपथ के प्रति निष्ठा दिखाई हो? हर एक आदमी ने, जो आपने शुरू में कहा कि हम आते हैं पब्लिक सर्विस के और फिर हम गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, फिर बाद में पार्टी के, तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस में एक बड़ी व्यवस्था में ऊंचे पदों पर इसी तरीके से लोग राजनीतिक स्वार्थों के तहत बिठाए जाते हैं, जिन्होंने आपको ज्यादा प्रेशराइज किया, जिन्होंने आपको ज्यादा डराया, तो वो बड़े दोषी हैं या राजनीतिक दल बड़े दोषी हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपनी बात कहें।
बिल्कुल आपने सही कहा। जो इस तरह की सरकारें चलती हैं शॉर्टकट के माध्यम से, यानी माफिया अपराधियों के सहयोग से, इन लोगों का एक ये मिशन क्या कह लीजिए या मोटिव होता है कि हम इस तरह से नजीर पेश करें कि कोई हिम्मत न करे, जैसे इन लोगों ने किया कि जिस दिन मैंने पकड़ा दूसरे दिन पूरे आईजी, डीआईजी, एसएसपी सबका ट्रांसफर कर दिया गया और एक मैसेज दिया गया कि अगर कोई बीच में बोला तो उसका हश्र बड़ा बुरा होगा। सब लोग ये सोचते हैं कि इतने लंबी नौकरी है और हम लोगों को किसी तरह काम करना है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारा करियर, यानी जो लोग चुन के आते हैं, ये सर्विस में सेलेक्ट होके आते हैं शपथ लेके, उनका करियर इनके हाथों में रहता है। तो ऐसी दशा में हर कोई चाहता है कि हम कम से कम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। बाद में वो सोचता है कि हमने कौन सी शपथ ली है, कितना दबाव होता है। आपके सामने बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे अधिकारियों के हैं, ये तो मेरी चर्चा हो गई इसलिए है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके परिवार को, जिनके तमाम करियर को चौपट कर दिया गया और कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। सब ये सोचते हैं यार हमसे क्या मतलब, हम क्यों बीच में अपना हाथ जलाएं। बी प्रैक्टिकल, एक बड़ा शब्द यहाँ यूज हो जाता है, बी प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल, तो ये चीज जो आ गई है कि बी प्रैक्टिकल, और बी प्रैक्टिकल होते होते ही हम लोग पब्लिक सर्वेंट से गवर्नमेंट सर्वेंट और फिर पार्टी के सर्वेंट हो गए कि भाई अपनी जान बचाओ। और जब एक सरकार इस तरह से तुल जाए कि हम किसी नियम कानून को नहीं मानते हैं, तो हिम्मत नहीं होती किसी के बोलने की। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब मैंने ये पकड़ा तो दूसरे दिन, मतलब 24/25 की रात में पकड़ा, मॉर्निंग में 25 में भोर में एफआईआर दर्ज हुई और उस दिन विधानसभा चल रही थी उत्तर प्रदेश की और स्थगित हो गई हंगामे के कारण। विपक्षी पार्टियों ने बहुत इस पे हो हल्ला किया और विधानसभा स्थगित हो गई। मुलायम सिंह जी विधानसभा में नहीं थे, कहीं बाहर थे। लोगों ने विधानसभा स्थगित करा के कहा कि जब तक मुख्यमंत्री ने आएंगे नहीं, बयान नहीं देंगे, तब तक नहीं चलेगी। मुलायम सिंह जी शाम के समय आए विधानसभा में और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने विधानसभा के अंदर और बाहर ये कहा कि एक अदना सा अधिकारी हमको सिखाएगा कि सरकार कैसे चलती है। सरकार हम चलाते हैं, हम जनता से चुनकर आते हैं, सरकार हम लोग हैं, ये हमारे सर्वेंट हैं, ये हम जो कहेंगे उसको करना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग संविधान के प्रति शपथ लिए थे वो तो कोई बात ही नहीं करता है, नियम कानून की कोई बात ही नहीं करता है। अब तो सर्वाइवल की बात होती है कि आप कैसे सरवाइव करोगे। तो जब इस तरह से उन्होंने कहा तो मुझसे लोगों ने पूछा कि उन्होंने ये कहा है आप क्या कहेंगे। ये मेरे इस्तीफे की बात थी, तब तक की बात नहीं थी। मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट करूं, जब मैंने 15 दिन बाद इस्तीफा दिया था तब की ये बात थी कि बहुत हंगामा हो गया था। ये 11 फरवरी को मैंने इस्तीफा दिया था, 12 फरवरी की बात है 2004। और जब ये सब बोला मुलायम सिंह ने, तो मैंने उस पर, जब मैं तो इस्तीफा देके बाहर आ गया था, मुझसे मीडिया ने पूछा कि शैलेंद्र जी आपका इस पर क्या कहना है। तो हमने कहा आप लोग टेक्निकल चीज भूल रहे हैं कि सरकार के अंग हम लोग भी हैं। अथॉरिटी शब्द जो यूज की जाती है उसमें राष्ट्रपति से लेकर एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी अथॉरिटी में आता है। आप सूचना, जब कानून बना तो जो अथॉरिटी से हुआ ना कि सरकारी अथॉरिटी से आप सूचना मांग सकते हैं, तो उस अथॉरिटी शब्द को जब परिभाषित किया गया तो उस अथॉरिटी में राष्ट्रपति से लेकर और चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी सरकारी भी है अथॉरिटी। तो ये लोग भूल गए कि हम लोग भी उस सरकार के अंग हैं, कार्यपालिका के अंग हम लोग हैं। कार्यपालिका केवल चुने हुए प्रतिनिधियों से नहीं है, हम लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये कैसे हम मान लें कि जो ये कह देंगे उल्टा सीधा वो हम मान लेंगे। बहस तो इस पे होनी चाहिए कि कल को कोई भी किसी तरह का चुन के आ गया। दुर्भाग्यवश हमारे चुनाव की प्रणाली ऐसी है कि किसी ने किसी को धमका के कैसे भी मैनिपुलेट करके अगर चुन के आ गया तो मनमानी वो करेगा। और इसीलिए न्यायालय बैठी है। सुप्रीम कोर्ट में जब यही बात PIL में गई मेरे इस्तीफे के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह जी से पूछा नोटिस इशू करके
और इन लोग को जवाब देते नहीं बन रहा था। दुर्भाग्य से उस समय मैं लड़ने की स्थिति में नहीं था न्यायालय में, नहीं इतने पैसे थे मेरे पास कि मैं घूम जाके अपनी बात कह सकूं। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने रिजिग्नेशन के बाद, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी हमको टिकट दे रही थी एक्सेप्ट सपा को छोड़ के, मैंने किसी का टिकट नहीं लिया और बनारस से इंडिपेंडेंट लड़ा। मैं चंदौली जनपद का रहने वाला हूं और बनारस से मैं इंडिपेंडेंट लड़ा। यहां तक कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया भी, मैं नहीं गया मिलने किसी से। बहुत बढ़िया, प्रेस ने ये लिखा कि शैलेंद्र सिंह प्रधानमंत्री के बुलावे पर दिल्ली रवाना, हिंदुस्तान समाचार का मुझे याद है फ्रंट पेज पे बनारस में छपा। तो मैंने फोन करके पूछा उनके संपादक महोदय से कि सर मैं तो बनारस में हूं, आपने लिखा दिल्ली रवाना। तो उनका मालूम क्या खंडन छपा कि हम लोगों ने सोचा कि प्रधानमंत्री बुला रहे हैं तो बिल्कुल चले जाएंगे, कोई भी होगा चला जाएगा। तो हमने कहा देखिए, मैं इस्तीफा देके केवल एक प्रश्न हम जनता से पूछने आए हैं कि क्या लोकतंत्र में जो असली शक्ति आपके पास है, क्या आप लोगों ने अपनी शक्ति ऐसे लोगों को डेलीगेट कर दी है जो माफियाओं के कहने पर सरकार चला रहे हैं? ये तो केवल मुहर लगा रहे हैं चुने हुए जनप्रतिनिधि, माफिया पीछे से बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, और ये केवल मुहर लगा रहे हैं। और राजनीति के जो इस्तीफा है उसमें मैंने लिखा कि राजनीति का इतना अपराधीकरण हो गया है कि मुख्तार या इस टाइप के जैसे लोग, किसी एक नाम की जरूरत नहीं है, इन लोग अब सरकार को निर्देश दे रहे हैं और हम जैसे लोगों को निर्देश दे रहे हैं उनके माध्यम से। तो ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं इसको नहीं स्वीकार कर सकता, चाहे जो हो इसके लिए हमको बलिदान देना पड़ेगा, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। और मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, केवल इसी बात के लिए लड़ा कि जनता से इस प्रश्न को पूछूं। उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के सुनीता आयरन जी थी संपादक, उन्होंने संपादकीय में लिखा कि वोटर्स टेस्ट, और वाराणसी में वोटर्स का टेस्ट है, शैलेंद्र का नहीं टेस्ट है। और इस चीज को पब्लिक ने बहुत मुद्दा उठाया भी। ये अलग बात है कि हार जीत कैसे होती है, हम नहीं जीतते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन मैंने एक मुद्दा रखा सबके सामने। तो ये आज बहस का मुद्दा होना चाहिए कि क्या हम ऐसी पार्टियों को जितावें जो माफियाओं के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है और खुलेआम सदन में और सदन के बाहर बोले कि अदनाधिकारी क्या कर लेगा, हम लोग डिसाइड करेंगे जो भी करना है। रॉन्ग राइट की परिभाषा उनकी व्यक्तिगत कोई कंपनी हो गई लिमिटेड कि जो जैसे चला लेंगे। हम जनता के लिए चुने हैं, हमको शपथ दिलाई जाती है कि हम पब्लिक के सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं, पब्लिक के सर्वेंट हैं, वो उनके लिए हित के लिए बैठे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं हम बैठे। तो ये मेरा उस समय बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको मैंने रखा जनता के सामने। जी, मैं इसके बाद ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे 17 साल के दौर में शैलेंद्र सिंह का वो साहस, वो निडरता और उन तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो लगातार आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, इन तमाम दबावों से आप कैसे निकले? क्या आज आपको नहीं लगता कि 17 साल के बाद जिस माफिया के कारण, जिस माफिया का सगा चाचा इस देश का उपराष्ट्रपति रहा हो और इस देश में एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहा हो, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहा हो, ईरान में एम्बेसडर रहा हो और भारत का उपराष्ट्रपति रहा हो, वही हामिद अंसारी अपने पद से उतरते ही कहता है कि भारत में मुसलमानों को डर लगता है? तो उसने अपने भतीजे से नहीं पूछा कि उसने का भतीजा, सगा भतीजा जो उसका रिश्तेदार है, वो तो इस देश की व्यवस्था को डराता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि आज वही मुख्तार अंसारी, कल तक मुलायम सिंह थे, आज पंजाब में कांग्रेस पार्टी उसे बचाने के लिए एक फेक नाम का कोई टेलीफोन कॉल पे एक्सटॉर्शन की बात बताई जाती है और वो यहां से उत्तर प्रदेश से निकल के पंजाब चला जाता है। अब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, सुप्रीम कोर्ट में बहुत फैसला हुआ और उसके बाद ये दुर्दांत जिहादी आतंकी, ये जो मुख्तार अंसारी है, ये दोबारा उत्तर प्रदेश आ रहा है। आपको नहीं लगता कि पहले मुलायम सिंह थे, मायावती थी, आज कांग्रेस पार्टी उसको बचाने के लिए यहां से पंजाब ले गई,
अब छूट के वापस आ रहा है। तो आज जब आपके सामने वो तस्वीर आती है तो क्या आपके मन में विचार आता है? क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में एक डिस्पेंसेशन बदला है, एक सोच बदली है। तो इस परिस्थिति में आज अपने आप को आप कहां पाते हैं? सही, इसमें आपने कई प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि इसके खौफ का साम्राज्य का, कि आपको डर नहीं लगा, तो उसका उत्तर मैं पहले दे दूं। जी। जब मैं इस्तीफा दिया तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था, और एक इंडिपेंडेंट चुनाव के जब लड़ते हुए जो 2 सिपाही नॉर्मल मिलते हैं राइफल के साथ आपको सुरक्षा में, वो थे। और मैं बनारस में कोतवाली थाना क्षेत्र में शाम को करीब 8-9 बजे मीटिंग कर रहा था। 8 बजे अंधेरा हो गया था। मुझे एक आदमी ने आके कान में कहा कि मुख्तार का शूटर अन्नू त्रिपाठी आ चुका है, यहाँ देखा गया है, वो आपको मारने आया है, आप तुरंत यहां से हट जाइए। मैंने जनता के बीच में ये प्रश्न रखा तुरंत कि मुझे ऐसे ऐसे बताया गया है, एक शूटर कोई आया हुआ है, वो मुझे मारने के लिए, और आप लोग खुद डिसाइड करिए, क्या इतनी आप लोगों ने छूट दे दी है, ऐसे गवर्नमेंट को बर्दाश्त करने की आप लोगों ने इतनी आदत बना ली है कि इतनी हिम्मत हो गई है कि लोग इलेक्शन के दौरान बनारस जैसे सिटी में और आके लोग किसी को मार दें, जब इलेक्शन के समय पूरा आप जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का कंट्रोल रहता है। तो ये इनका खौफ था। इनके खौफ को पहले भी बताया मैंने कि पुलिस लाइन में घुस के मारा, एडिशनल एसपी को मारा, विश्व हिंदू परिषद के उनको मारा। तो जब मैं रिजाइन करके बाहर आया, मेरे सबसे पहले सरकारी आवास खाली करना था। सरकारी आवास खाली करने के बाद मेरे पास कोई अपना घर नहीं था, क्योंकि इतने सैलरी से मैं इतनी जल्दी बना भी नहीं सकता था। तो मैंने कई जगह प्राइवेट घर तलाश करने की कोशिश की, तो सबने मना कर दिया, क्योंकि उन लोगों को धमकियां आती थी और डर था कि मुख्तार जैसे लोगों से जिसने पंगा लिया है, मुलायम सिंह जैसे जिसकी सरकार है, इस आदमी को हम लोग किराए पर मकान देके फंस जाएंगे, और सबने मना कर दिया। एक जगह मुश्किल से मुझे जगह मिली, मैंने सामान रखा, सवेरे तक उन्होंने कहा भाई साहब खाली कर दीजिए, मेरे लिए बहुत विकट स्थिति हो गई है, इतनी धमकी आई है। खैर मैंने वहां खाली किया और अपने एक रिश्तेदार के यहाँ अधबने मकान में मैं किसी तरह 1.5 साल वहां पर रहा। बाद में फिर मैंने अपना एक फ्लैट आवंटित कराया और उसमें गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे जाके परेशान करते हैं। दूसरा, जब मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, ये भी आपका प्रश्न था कैसे किया, तो स्वाभाविक है मेरे पास कोई ऐसा नहीं था। प्राइवेट नौकरियों के लिए मैंने जब अप्लाई किया कि भाई कहीं मिल जाए, तो इन लोग की धमकियां वहां जाती थी कंपनी के मालिकों को कि अगर इनको आपने रखा तो आप लोग के लिए ठीक नहीं होगा। और आप समझ सकते हैं कि सरकार से, माफिया से कौन पंगा लेगा, कंपनी चलाने वाला, और वो भी इतने दुर्दांत लोगों से। तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए बहुत बड़ा ये प्रश्न था कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, अपने परिवार की जान कैसे बचाऊं, और साथ ही साथ अपनी आजीविका का कैसे हम व्यवस्था करें। आप समझ सकते हैं कि इसके बाद भी इन लोगों ने नहीं माना और कहे कि शैलेंद्र सिंह के सर्विस के दौरान जहां जहां पोस्टिंग रहे इनका निकालो, कोई भी कमी मिल जाए तो उसमें मुकदमा लिख के इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि उन लोगों को एक नजीर पेश करनी थी कि शैलेंद्र सिंह का वो हश्र करो कि दूसरा शैलेंद्र सिंह बनने की हिम्मत न करे। इन्होंने ठान रखे थे, मुलायम सिंह ने और मुख्तार ने। तो इसके लिए फिर इन लोगों ने बहुत तलाश किया, लेकिन मेरा सौभाग्य है, ऊपर वाले का करम, कि हम कहीं भी इन लोगों को कोई मेरी सरकारी कार्य के दौरान कमी नहीं मिली। मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया था, जिसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं था। अंत में ऊपर से निर्देश आया मुलायम सिंह का इन लोगों के लिए कि किसी भी तरह इस लड़के को जेल में भेजना है, चाहे फ्रेश मुकदमा लिखो। और उसी क्रम में बनारस में मैं डीएम के पास गया था। एक विद्यालय जो 1.5 महीने से बंद था भ्रष्टाचार के कारण, उसके समस्याओं के लिए डीएम से मिलने गया था। ऑफिस आवर में, मतलब 10 से 12 जो पब्लिक का मिलने का समय होता है, वो पहले से बता के, और डीएम अपने ऑफिस से गायब थे, घर पे थे पता चला। मैंने कहा पब्लिक से मिलने के समय हम लोग समय लेके आए हैं, डीएम साहब आम है, हम लोग वेट करते हैं। और उसी बात को दिखा दिया गया कि हमने डीएम का ऑफिस कब्जा किया और एक फर्जी मुकदमा लिख के और मुझे जेल में भेजा था। आप समझ सकते हैं कि इन लोग की प्लानिंग कितनी होती है। ये सितंबर 2008 की बात है।
नहीं नहीं, ये 2004 में ही जब रिजाइन किया था मैंने मुलायम अच्छा, सिंह के, उसके तभी बाद की बात है। उसी ओ, समय सितंबर अच्छा 2008 अच्छा। में तो अलग मैं जेल गया था, अभी वो भी बताओ। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो ये लोगों ने नजीर पेश की कि शैलेंद्र सिंह का वो हश्र कर दिया हम लोगों ने कि इनको खाने के लाले पड़ जाए, इनको जान का मतलब आफत हो जाए कि कैसे बचाएं, और इन लोगों को अंत में जेल भी हम भेज देंगे। और जेल भेजने का नतीजा क्या हुआ, मेरे पास एक क्रिमिनल केस लग गया। अब मेरे पास सुरक्षा हट गई। मैंने मांगा कि मुझे आर्म्स लाइसेंस दे दिया जाए। मेरा आर्म्स लाइसेंस बनारस में यह कह के रोक दिया गया कि ये इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। आप समझिए कि कितनी बड़ी साजिश थी। और यही नहीं, एक और खुलासा करूंगा कि मेरे सूत्रों ने बताया था, एक बहुत बड़े अधिकारी कह लीजिए, मुझे रात में बुलाया रिजिग्नेशन के बाद, क्या शैलेंद्र तुमने रिजाइन करके लीड ले ली? मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। क्या ऊपर वाले ने तुम्हारी जान बचा दी? मैंने कहा सर फिर भी नहीं समझा, क्या आप कहना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने प्लानिंग की थी कि तुम्हारा रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे दो दो रेजिग्नेशन भेजने पड़े थे। पहला कंडीशनल कह के स्वीकार नहीं कर रहे थे, और इनकी प्लानिंग थी कि तुमको ज्वाइन करा के तुम्हारा दोबारा कहीं ऐसी जगह बॉर्डर पुलिस में ट्रांसफर करेंगे कि जहां तुम्हारा गनर ही क्रॉस फायरिंग में तुमको मारेगा, जो उनका आदमी होगा। क्योंकि इन लोगों ने यहां तक व्यवस्था पुलिस डिपार्टमेंट को भ्रष्ट बर्बाद कर दिया है कि अपने व्यक्तिगत नौकरों को पुलिस की वर्दी पहना दी है। अब आप समझ सकते हैं, और वो नीचे से लेकर ऊपर तक है। ऊपर तक शब्द कह रहा हूं, अभी उसका भी उदाहरण दूंगा। तो ये लोग इस लेवल पे जा सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि ये ऊपर वाले की मेहरबानी थी, उनकी कृपा थी कि मैं यहाँ आज सुरक्षित बैठा हूं, आप लोग से बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद हृदय से देता हूं कि उस समय जब अरेस्ट किया गया, मुझे जेल भेजा गया, तो सब इन्होंने तुरंत घर पे फोन किया और कहा कि मैं हूं आप लोग के साथ, कोई तकलीफ होगी तो मैं तुरंत खड़ा हूं, हमारे लोग खड़े हैं, और कभी जब अवसर हमको मिलेगा तो मैं ये सब चीजें पलट लूंगा। और मैं आपके माध्यम से, कल मैं मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैं आभार व्यक्त किया, कहा सर आपकी मेहरबानी है, आप लोग की वजह से मैं आज आपके बीच में जिंदा खड़ा हूँ। वरना इन लोगों ने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी कि हमको नेस्तनाबूद कर दे, हमको और हमारे परिवार को। इसके साथ साथ जो आपने कहा कि अब इनके चाचा पे आइए, इनको पॉलिटिकल पार्टी सभी कैसे संरक्षण देती है, ये तो सपा ने देखा आपने कि डायरेक्ट कैसे दिया। बसपा में जब मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो ये बसपा के कैंडिडेट थे उनके खिलाफ बनारस से, याद होगा आपको। और अभी ये पंजाब में जो एक केवल दिखावे का मुकदमा लिख के और वहां जेल में अपना ट्रांसफर करा लिए, वहां किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। इनके चाचा किस पार्टी से थे? कांग्रेस से बनाए गए थे। तो ऐसी स्थिति में इनका जो नेक्सस था, दोनों समाजवादी पार्टी, बसपा जो क्षेत्रीय पार्टी यहाँ की थी, और इवन कांग्रेस की भी जो नेशनल लेवल पे थी यूपीए की सरकार, उसमें भी इनकी पकड़ थी। और मेरा दुर्भाग्य देखिए कि जब 2 साल बाद मैंने पार्टी ज्वाइन की तो वो कांग्रेस पार्टी। मुझे उस समय लगा सोनिया गांधी जी ने बड़ा त्याग किया है और मनमोहन जी जैसे ईमानदार व्यक्ति को बनाया, तो हमने कहा चलो इनके साथ काम किया जाए। मेरा ये दुर्भाग्य देखिए। और वहां जब जाके मैं बैठा तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के एक बड़े लीडर के ड्राइवर ने मुझसे कहा कि सर जरा सोच समझ के इन लोग के साथ बैठा उठा करिएगा, इनके साथ कहीं जाइएगा, दिन में आपसे बात करते हैं, रात में मुख्तार के यहाँ डिनर लेते हैं लोग। मेरे तो जमीन खिसक गई। और मैंने देखा इस बात को, जब मुकदमे हम पे लगे तो मैंने ऊपर मदद मांगी, क्योंकि कांग्रेस में एक से एक वकील थे। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, कोई भी हमारे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ था। और अंत में मेरा मतलब, ये तो हमारे मित्र लोग कुछ थे, चाहे हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट,
नामी तो नहीं थे, लेकिन उन लोगों की मदद से मैं अपने मुकदमे किसी तरह से वहां बचता रहा। और इन लोगों को कम से कम इतना डायरेक्शन था कि शैलेंद्र को अगर छुएंगे तो हम लोगों को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। ये स्थिति मैंने उत्पन्न की। तो आपसे बिल्कुल आपने सही कहा कि इनको जो पॉलिटिकल पार्टी थी, तीनों पार्टी जो आज उत्तर प्रदेश में खासकर जो काम कर रही हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस, ये किस तरह से संरक्षण दी, ये सबके सामने है। जो कृष्णानंद जी की विधवा हैं और विधायक है मनियालका राय जी, उन्होंने खुला लेटर लिखा ये प्रियंका गांधी जी को, क्योंकि वही प्रभारी महासचिव हैं, एक्टिव हैं, राहुल गांधी को लिखा, सोनिया जी को लिखा कि आपके द्वारा चलाई जा रही सरकार में और इसको वहां पे संरक्षण मिल रहा है, जेल से ये पूरा गैंग चला रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार लाना चाह रही तो वहां से इनको यहाँ हैंडओवर नहीं किया जा रहा। तो आप लोग इसमें हस्तक्षेप करिए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इन लोगों ने किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। और क्यों नहीं किया? तो केवल इसलिए कि हामिद अंसारी के थ्रू या तमाम इनके लोगों के थ्रू कांग्रेस के ऊपर आका लोगों को यह समझाया गया था कि हम पूरा उत्तर प्रदेश में आपका एक खास वर्ग का वोट बैंक आपके साथ खड़ा है। लेकिन ये इनकी गलतफहमी है, इनकी बेवकूफ़ी है कि क्रिमिनल किसी का नहीं होता है। कांग्रेस तो यहाँ उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पर लड़ रही है, आप भी जानते हैं। मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग ज्यादातर करता है कि कौन बीजेपी हरा दे, तो फायदा तो कांग्रेस को नहीं मिलना जिसके लिए इन्होंने पूरी कवायद की पंजाब में और छीछा लेदर कराई, अपने ऊपर धब्बा लगवाया, तमाम लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और उसका फायदा भी नहीं मिलना है इनको। तो मैं इनकी जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं उनकी बुद्धि को दाद देता हूं कि कौन सी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अभी इन लोगों ने गंगा के किनारे किनारे यात्रा निकलवाई कि मछुआरा समुदाय को, निषाद समुदाय को अपने साथ लें, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि निषाद समुदाय का सबसे ज्यादा शोषण मुख्तार के लोग करते हैं। पूरा मछली के कारोबार पे इसका कंट्रोल है। तो आप मुख्तार के साथ खड़े हैं, तो जिस निषाद समुदाय के लिए प्रियंका गांधी घूम रही है, यात्रा निकाल रही है, क्या वो लोग उनके साथ आएंगे? इतनी सी एक बेसिक समझ नहीं है इन लोग। तो क्या कहा जाए? शैलेंद्र भाई, आप इस पूरे दौर में एक अलग अलग जीवन के आपने शेड देखे, अपने साथियों का रोल देखा, अपने सीनियर्स का रोल देखा। आज मैं समझता हूं कि पूरा सर्किल कंप्लीट होने जा रहा है और वो सर्किल ये है कि एक माफिया डॉन जो राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसको अलग अलग पार्टी में वो रहा, या ये कहिए कि उसने अपने माफिया साम्राज्य इतना बड़ा कर लिया था कि हर पार्टी उसके दरवाजे पे जाकर फूल चढ़ाती थी। वो माफिया डॉन परसों पंजाब की जेल से निकलने वाला है और वहां से वो उत्तर प्रदेश आएगा। निकल चुका है। आपकी जानकारी में कह दूं कि निकल चुका है उसका काबजा। निकल चुका है। आप एक तरफ देखिए कि पिछले 10-15 दिन से जब से ये मामला चला है, पूरे देश में एक इस किस्म का गुस्सा है। और जब से आपने जो भी कुछ कहा है और आपको ध्यान केंद्र में रख करके लोगों के अंदर उस गुस्से में और ज्यादा जिसे कह सकते हैं कि बढ़ोतरी हुई है, पूरा है कि इस आदमी को वहां से यहां जेल में लाना और फिर पेश करना, ये भारतीय न्याय व्यवस्था का या भारत की जो निजाम है उसका मजाक बना रहा है। क्या इस आदमी के बारे में हर आदमी ये चाहता है कि इसका इनकाउंटर बीच चौराहे पे किया जाए? एक शैलेंद्र जो इतने लंबे 17 साल के पर्सनल टॉर्चर से गुजरा हो, राजनीतिक लोगों ने, आपके सीनियर्स ने, सबने आपको इससे बचाए नहीं बल्कि आपको उनके बीच में डाल दिया और अपनी अपनी जिम्मेदारियों से और अपने अपने पद की गरिमा को छोड़ करके आपको अकेला कर दिया। आज ये शख्स, आज नहीं कल, आज रात में, कल तक ये उत्तर प्रदेश पहुंचेगा। अगर मैं ये कहूं कि शैलेंद्र जी, इस पूरी परिस्थिति में आज आपके मन में कौन सा ऐसा विचार है जो बार बार आपको लगता है कि काश मैं आज यहां तो मैं ये करता, यहां होता तो मैं ये करता? क्योंकि जो कुछ आपने बयान किया है, ये कोई शैलेंद्र सिंह की निजी लड़ाई नहीं है। ये भारतीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से लोकतंत्र का क्रिमिनलाइजेशन किया है, उस व्यवस्था से आपकी लड़ाई है और उस व्यवस्था में थोड़ी सी आपको एक रोशनी नजर आ रही है।
तो आज के शैलेंद्र सिंह में क्या उसके मन में विचार उठ रहे हैं, क्या वो गुस्सा जो है वो आज अपनी आंखों के सामने उसको आप देखेंगे कि वो आ रहा है, क्या मन में सवाल है, क्या मन में आपके कोई कोई इस तरीके की बात है जो आप आज अगर उस पद पे होते तो क्या करते? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये अपराधी केवल पब्लिक की निगाहों में बहुत बड़े माफिया होते हैं। मैं तो बड़ा नजदीक से इनको देखा हूं कि कितना कलेजा इनका होता है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जब मुख्तार अंसारी का ये LMG रिकवर हो गया, पोटा लग गया, तो इसके परिवार का पूरा फोन तब भी हम लोग सुन रहे थे। और इसके छोटे भाई ने, इसका जो सगा जीजा बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, उसको फोन किया और कहा, जीजा किसी तरह निकालिए मुख्तार भाईजान को, ये पोटा लग गया है। तो मालूम है उसने क्या कहा? कहा कि तुम लोग यार पहले इनको गालियां दी और कहा कि तुम लोग कहते थे हम लोग सरकार चलाते हैं, एक अदना से डिप्टी SP नहीं कंट्रोल कर पाए तुम लोग, और बोलते हो सरकार चलाते हैं हम लोग। तो उसने क्या कहा इसके छोटे भाई ने मुख्तार के, कह रहे छोड़ा भैया उसकी बात, पूर्वांचल वाली भाषा में, वो बहुत बदमाश है अधिकारी, पहले ये बताओ भाईजान का जान कैसे बचेगा पोटा से। तो उसने कहा कि ठीक है, हम कुछ उपाय करते हैं, भाईजान से बात कराओ। तब मुख्तार बाहर थे और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसके छोटे भाई ने यह कहा कि भाईजान से बात नहीं हो पाएगी, भाईजान तो इतना डर गए कि फोन को हाथों नहीं लगा रहे हैं। ये भाईजान का कलेजा है। वो इनके सामने खड़ा नहीं हुआ था। हाँ, सिस्टम से मिलकर परेशान कर सकते हैं, दूसरे को मरवा सकते हैं किसी के द्वारा, लेकिन इनका कलेजा इतना है कि अगर सामने हमने, मुझे यूज नहीं शब्द करना चाहिए, कि हम लोग खड़े होते तो पैंट गीली हो जाती थी लोग। ये मैंने देखा है बड़े बड़े माफियाओं का, कि अगर अधिकारी आ जाए अपने पे तो पैंट गीली हो जाती थी इनकी। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हमारे ही आका जो हमको कंट्रोल करते थे, अधिकारी और सरकार, वो हमको ही हमारे काम नहीं करने देते। और अब की बात आप कर रहे हैं कि आज क्या होता अगर मैं होता, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर मैं को लेके आया तो रास्ते में इसका हार्ट अटैक हो जाता, मर जाता है दहशत में। इतना कलेजा छोटा है, इसके अंदर दम नहीं है, लेकिन भय का साम्राज्य इसने मार के कायम कर रखा है। मैं पूरा चुनाव, पूरा इतना इलेक्शन में घूमता रहा अकेले। लोगों ने कई बार कहा कि आपको मारने के लिए आया। एक बार इसके मुझे इनपुट दिया पुलिस के SOG ने कि शैलेंद्र जी, आपको मारने के लिए बॉम्बे से शूटर मंगाया इसने, आप कहीं मत निकलिए। मैंने कहा ठीक है। क्या आप कहीं कल निकलने वाले हैं? हमने कहा हाँ। क्या उनको मालूम है? हमने कहा मैं तो बाहर निकलता रहता हूं, मुझे अपना कुछ ना कुछ परिवार के लिए करना है, तो मैं कहीं ना कहीं आऊंगा जाऊंगा। लोग जानते हैं, नाम इतना हो गया है कि लोग पहचानते हैं, जानते हैं कहीं जा रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेस करना, कहाँ जा रहा हूं कहाँ नहीं। तो उसने कहा कि कल मत निकलिए। हमने कहा ठीक है, आपने हमको सूचना दी उसके लिए धन्यवाद। फिर मैंने तत्कालीन लखनऊ के SSP नवनीत सिकेरा जी को फोन मिलाया रात में, और मैंने कहा ऐसा ऐसा इनपुट मिला है मुझे, कृपया इसको देख लीजिए कि क्या सत्यता है। तो वो भी घबरा गया, कहे कि शैलेंद्र तुम कल कहीं मत निकलो, या कुछ अगले दिन तक नहीं निकलो, हम इसको देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमने कहा साहब मैं तो निकलूंगा ही, मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठा। मैंने कहा मैं तो निकलूंगा ही, जान तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो मेरा होगा वो समय बताएगा, लेकिन मैं इसके डर से घर पे नहीं बैठूंगा। मैं बनारस में रिजाइन करके गया तो वहां पराड़कर भवन है, प्रेस जहां कॉन्फ्रेंस होती है बड़ा, वहां पूरा बनारस के तमाम सब मीडिया जुटे थे लोग, और लोगों ने क्वेश्चन किया मुझसे कि शैलेंद्र जी आपको डर नहीं लग रहा है? तो मैंने उलट के पलट के पूछा कि अगर मैं डर रहा होता तो आज आपके बीच में क्वेश्चन का जवाब दे रहा होता, मैं कहीं घर में बैठा होता। अरे मरना है, एक दिन मर जाएंगे, रोज रोज मरना क्या अच्छा। लेकिन एक वाकया के सामने, किसी इस तरह के लोगों के सामने घुटना नहीं टेकूंगा, और जिनको हम विशेष रूप से जा रहे हैं कि इनका कलेजा कितना बड़ा है। मैंने तो इनके पैंट गीली होते देखी है। तो दुर्भाग्य है कि हम जैसे अधिकारी को काम नहीं करने दिया जाता, वरना ये तो कब के नेस्तनाबूद हो गए होते। आज मैं आपके इस माध्यम से एक खुलासा करना चाहता हूं। जी प्लीज।
मैं जब ये रिकॉर्ड किया रात में, तो मेरी प्लानिंग थी उस आदमी से, बाबूलाल जिससे ये डील कर रहे थे गन लेने का, मैंने उससे कहा तुम गन लेने के लिए उनको बुलाओ, 25 तारीख को बुला ही रहे थे, 24/25 की रात में ही मैंने पकड़ा था। तो हमने कहा कि कहाँ डील करोगे? क्या साहब उन्होंने अभी डील फिक्स नहीं हुई है, आप जहां कहो वहां फिक्स कर दें, तो मेरे ऊपर है, उनको तो लेना है किसी भी कीमत में, क्योंकि बार बार वो बोल रहे थे कि किसी भी कीमत में हमको चाहिए। इस लाइन में देर नहीं की जाती है। तमाम एक न्यूज चैनल में सीडी में दिखाया गया है कि वो चीजें जो पकड़ी बोली गई थी टेप में, वो सीडी में लिखा हुआ है। तो हमने उससे कहा क्या वाराणसी में रेलवे स्टेशन में कैंट के सामने, जहां बहुत बड़ी पार्किंग है, यहां डील कर सकते हो? कहा साहब कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। और उसने इनको बोल लिया था, और ये जौनपुर तक, लखनऊ से चलकर जौनपुर तक आ चुके थे। और मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि सर ये रिकवरी को अभी आप लोग फ्लैश मत करिए, ये अभी डील कर रहा है, अभी इसका पार्ट बाकी है, और वहां देखिए क्या होता है। हो सकता है कि एनकाउंटर भी हो, बहुत कुछ हो सकता है। तो संभावनाएं थी कि उस समय क्या होता, कितनी गोली चलती, कहां से चलती, और क्या हश होता। लेकिन मुझे मालूम था कि हम लोग इतने प्रिपरेशन थे कि इन लोगों को हम धज्जियां उड़ा देते, शायद ही कोई बच के जाता, अगर जरा भी इन लोगों ने छूचपड़ की होती तो। लेकिन खैर समय बीत गया, अब उस पर क्या बोलना है। शैलेंद्र भाई एक बात बताइए, आज एक लंबा सफर हो गया, बहुत कुछ बदल गया, जिन अधिकारियों ने आपको कंप्रोमाइज करने, बी प्रैक्टिकल होने, जीवन बर्बाद हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, समझदारी दिखानी चाहिए, क्या कभी उन्होंने, आज आप 17 साल के बाद कभी उनसे आमना सामना हुआ, कभी वो आपसे नजरें मिला पाए, या आज भी उनके 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 वही तौर हैं, वही तरीके हैं, या उन्हें कहीं पछतावा होता है, या वो जब आपको देखते हैं तो कोई ग्लानि होती है आज 17 साल के इस जीवन में, जब आज आप उन्हें देखते हैं, या कहीं किसी से मिलने का, किसी मौके पे, किसी जलसे में, या कहीं आपसे मिलते हैं, कभी ऐसा आमना सामना हुआ? देखिए एक उदाहरण से मैं आपके सामने समझाता हूँ। जब ये घटना हुई, मैंने रिजाइन किया, तो हमारे पुलिस विभाग में बहुत से शुभेच्छु थे और लोग मिलने आए, रेजिग्नेशन स्वीकार होने के बाद भी मिलने आए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन लोगों को बुला बुला के फोन से कहा जाता था कि शैलेंद्र से तुम लोग मिलोगे तो तुम लोग का नुकसान हो जाएगा, शैलेंद्र से अगर तुम लोग मिलोगे तो तुम लोग का नुकसान हो जाएगा, इतनी सख्ती की गई थी। एक दूसरी घटना बताता हूं, कानपुर में वहां के जो उनके रेंज के बड़े अधिकारी गए थे, और उन लोग जब जाते हैं जिले में तो दरबार लेते हैं। दरबार का मतलब होता है जिसमें कि सिपाही से लेकर ऊपर तक के अधिकारी बैठते हैं और अपने खुल के अपनी समस्याओं को सामने रखते हैं। तो वहां पे जो वरिष्ठ अधिकारी गए थे, उन्होंने सबके सामने ये बात रखी कि आप लोग नेताओं के पास क्यों जाते हो अपने काम के लिए, हम आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप हमसे कहा करो, हम आपके माँ बाप के समान हैं, आपका ध्यान रखेंगे, आपके हितों का संरक्षण करेंगे। तो एक सिपाही खड़ा हो गया और उसने ये प्रश्न किया, क्या सर शैलेंद्र सिंह हमारे डिपार्टमेंट के नहीं थे जो उनका आपको संरक्षण करना चाहिए था? आप सोचिए कि कितना बड़ा प्रश्न था। क्या बात, क्या बात। पूरा दरबार वहीं पे स्थगित हो गया, और तत्काल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये सूचना मुख्यमंत्री तक आई कि आगे समय में सब दरबार स्थगित कर दिया जाए, वरना पुलिस विद्रोह हो सकता है। ये नौबत है। ऐसा नहीं कि पुलिस में भी सब खराब लोग हैं, चंद लोग हैं, लेकिन जो आपने कहा कि अब उनका आमना सामना होता है, तो मैंने फिर जब ये देखा कि मेरे शुभेच्छु लोग हैं, इनसे मिलने पे इनका नुकसान हो सकता है, तो मैंने ही मिलना बंद कर दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, इन 17 सालों में मिला ही नहीं किसी से, मैं मिला ही नहीं, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, किसी इस तरह के फंक्शन में जाता ही नहीं हूँ। हाँ, सामाजिक कहीं समारोह वहां गए तो मैं गया, तुरंत सम्मिलित हुआ, लोगों से मिला जुला, चला आता है, लेकिन इन लोग से मैं नहीं मिलता हूँ। और क्या मिलता हूँ। शैलेंद्र भाई मेरा आखिरी बस प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं है क्योंकि मैं समझता हूं कि आप जिस मानसिकता से और जिस हालात से गुजर रहे हैं, उसमें एक आपको थोड़ा सा संतोष भी होगा। आज आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं, भावुक भी आप हुए, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जो एक बड़ा आम भारतीय, हमारी जो
परिवार का हिस्सा होता है और हम परिवार को जिस तरीके से डिफाइन, इस संघर्ष में समाज ने, आपके वरिष्ठ लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने आपसे दूरी बनाई, आपको मकान नहीं दिया गया, आप एक तरीके से लोगों के लिए अछूत हो गए। लेकिन आपकी पत्नी, आपके बच्चे इस पूरे क्राइसिस में वो जिस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरे होंगे, कभी आपको अपने पत्नी की तरफ देखने से, कभी बच्चों की तरफ देखने से एक मन में पीड़ा रही होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसमें मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, मेरी पत्नी सफ़र कर रही है। वो जो ताकत होती है घर की, जो भारतीय हमारे यहाँ जो व्यवस्था है जिसमें परिवार एक बड़ी ताकत होता है, वो श्रीमती का रोल, आपके बच्चों का रोल, क्या कभी उन्होंने कोई इस पूरे 17 साल में वो खींच गए होंगे, वो उनको लगा होगा इस ईमानदारी की कीमत पे परिवार खतरे में है। ये तमाम सारी चीज़ों से आप निकले होंगे। उस पूरे पूरे दौर में आपकी श्रीमती का और आपके बच्चों का, खास तौर से आपके माता-पिता अगर हैं, तो उनका क्या रोल रहा? देखिए, मैंने जब सिलेक्शन होता है तो आपको मालूम है कि हम लोग के यहाँ सिलेक्शन के बाद बहुत बड़े-बड़े घर से रिश्ते आते हैं। और सिलेक्शन के समय ही मैंने एक रिटायर्ड टीचर के घर में रिश्ता किया था। अच्छा। रिटायर्ड टीचर, और काफी लोगों ने इस बात पर आश्चर्य किया था कि यार तुम्हारे इतने रिश्ते आ रहे थे अच्छे-अच्छे, तुमने क्यों किया? तो मैंने इसका उद्देश्य अपने पिताजी से यही डिस्कस किया था। मेरे पिताजी भी डिप्टी एसपी थे, उस समय जीवित थे, अब नहीं है, न माँ है। लेकिन जब रिजाइन किया था तो माँ थी मेरी, पिताजी नहीं थे। तो मैंने कहा था इस बात को कि पैसा आता है जाता है, लेकिन अगर संस्कार है किसी के पास तो किसी भी परिस्थितियों में वो अपने को एडजस्ट कर लेगा। और वही हुआ। मैं रिजाइन किया, मेरी पत्नी तत्काल सर्विस ज्वाइन की टीचर के रूप में, और उन्होंने घर का तुरंत पहले संभाला। फिर मैंने भी बाद में सर्विस ज्वाइन की, प्राइवेट ही सही, एक बड़ी कंपनी में, और किसी तरह हम लोगों ने अपने घर का खर्च चलाया। और हमारे परिवार में चूंकि कभी ऐसे लोग देखे नहीं थे, सबको मालूम था हम कैसे चलते हैं। सर्विस जो भी 10 साढ़े 9 साल की सर्विस थी, हमारे घर में एक पैसा कोई गलत आया नहीं था। तो हमारे घर में कोई आदत ही नहीं थी गलत इस तरह की कि हमको दिक्कत होती। और बहुत से लोगों ने प्रश्न किया, हमारे परिवार से प्रश्न किया, हम जब जेल में पकड़ के दूसरी बार भी गए तब भी प्रश्न किया। मीडिया ने हमारी पत्नी से पूछा या हमारी माँ से पूछा, उस समय थी तो माँ ने कहा कि वो हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, क्या वो एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता है और मैं उसकी माँ हूँ। हम लोग के पास जो भी है उसमें रूखा सूखा खा लेंगे, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। बहुत माँ का क्या बात, आया था। क्या बात। और वाकई में हम लोगों को कभी भी कोई हम लोग की ऐसी आवश्यकता ही नहीं थी जिससे कि हम लोग लगे कि हाँ हम लोग कभी न सोना गहना चाहिए, न कभी कुछ चाहिए, न बड़ी कार चाहिए, न बड़ा घर चाहिए, न कुछ चाहिए। एक सिंपल लाइफ जीते थे। हम सर्विस में थे तब भी और सर्विस के आए बाहर तब भी। शायद हम बाद में ऊपर वाले की मेहरबानी कि हम सर्विस में जितने तंगहाल थे, बाद में उतने तंगहाल हम बाहर आके नहीं रहे, क्योंकि हमको बाद में प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। भले 3 साल के लिए मिली, बाद में इन लोगों के हस्तक्षेप से छोड़ना पड़ा, लेकिन अपनी काबिलियत थी, धीरे धीरे मेरे पास भी अपनी क्षमता थी, मैंने कुछ किया। आज मैं ऑर्गेनिक खेती में कर रहा हूँ। एक मॉडल ऐसा है कि जो पूरे देश नहीं पूरे विश्व के लिए अभी अगले 1-2 महीने में सामने आएगा। बैलों से हम बिजली बना रहे हैं, सब कुछ ऐसी चीजें हम कर रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। 50 पैसा प्रति यूनिट बिजली कोई सोच भी नहीं सकता, और उसका पेटेंट भी कराया हम लोगों ने। तो हम लोग अब किसानों के लिए काम कर रहे हैं और पूरी तरह से समर्पित हैं। आप जो कह रहे हैं कि हम लोगों को दुश्वारियां बिल्कुल हुई, लेकिन संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा हमने, और जो मिला उसमें हम खुश रहे कि शायद मेरा यही नसीब है। मुझसे बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि आपको अफसोस नहीं होता कि आपने नौकरी छोड़ दी? हमने कहा नौकरी छोड़ने का अफसोस नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 17 साल के बाद मेरे आंख में आंसू देखा किसी ने? इन 17 सालों में किसी ने आंसू नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा था कि मैं लड़ रहा था। अब मैं लड़ नहीं रहा हूं क्योंकि अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने पूरा मेरा ध्यान रखा।
मेरे केस वापस लिए फर्जी, और अब मैं निश्चिंत हूं। तब शायद मेरा आंसू ये इस बात के थे कि शायद मेरा, हम लोग का भी कोई गार्जियन है, ये सरकार गार्जियन है, हम लोग जैसे लोगों के लिए ये खड़ी है। और आज माफिया घुटने टेक रहे हैं। आप देख रहे हैं मुख्तार अंसारी अपने जान की कैसे भीख मांग रहा है, किस तरह से वो व्हील चेयर पे आ गया, कैसे उसके परिवार की, उसकी वाइफ लिख रही है राष्ट्रपति को, कैसे उसके चाचा लिख रहे हैं, तमाम लोग लिख रहे हैं। और पब्लिक इस बात को देख के खुश है कि जिस मुख्तार अंसारी के कारण लोग अपने आवाज नहीं उठा पाते थे, उसकी तूती बोलती थी, पैरेलल साम्राज्य चलता था, आज वो मुख्तार अंसारी घुटने पे आ गया है। तो लोग इस बात से खुश हैं और मैं भी खुश हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय योगी जी की सरकार में सबूतों, तथ्यों के आधार पर मुख्तार अंसारी के साथ वही होगा जो उसका भागी है। शैलेंद्र भाई, क्या 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 मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपके जीवन में अगर अगर इस वक्त कोई आपसे पूछे कि आपकी एक ऐसी कोई ख्वाहिश, एक ऐसी ख्वाहिश हो कि आपको लगे कि एक बार मुझे अपनी 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 जो मेरी नौकरी है, और या मैं एक बार उत्तर प्रदेश के पुलिस के सबसे बड़े पद पे अगर मुझे 1 मिनट के लिए भी समय दे दिया जाए, तो आप उस 1 मिनट में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस पद पे, ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अगर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया का पद अगर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि 1 मिनट में आप ये एक मिनट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कि क्या आप 4-5 बड़े काम करेंगे जिससे कि एक नजीर बने और आने वाले समय में लोग ये देखें कि शैलेंद्र सिंह को जब समय मिला, ताकत मिली और उन्हें एक चांस मिला, तो वो क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो आप पूछ रहे हैं उसको इस समय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उदाहरण दे रहा हूं, माफिया जो संपत्ति बनाते हैं अवैध तरीके से, उसको किसी न्यायालय में जाके जब्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा जाता है, वो पुलिस के पास पावर है, मात्र उसमें डीएम का आदेश होता है जिससे संपत्ति जब्त हो जाती है। तो कुछ नहीं करना है, केवल एक आदेश पारित हो जाए, जो योगी जी ऑलरेडी कर रहे हैं, कि जितने भी माफिया ने अवैध संपत्ति बनाई है उन सबको अटैच कर लिया जाए। इनका आर्थिक साम्राज्य ही इनकी ताकत होती है। तो जिस दिन आर्थिक साम्राज्य इनका चला गया, इनके गुर्गे भी भाग जाएंगे इनको छोड़ के, और ये तो अपनी मौत मर जाएंगे। बस इतना कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। एक बहुत सारे लोग हमको लिख रहे हैं, इसमें एक खास विचारधारा के जिहादियों ने बहुत सारी गाली गलौज भी लिखी है, ये जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं और आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। उसमें से बहुत लोगों ने कहा है कि क्या ये मुमकिन है आपके लिए कि जो आपके घर में जो आपकी स्ट्रेंथ थी, वो टेलीविजन पे आकर के या आपके साथ बैठ करके कुछ कह सकती हैं? नहीं, मैं समझा नहीं प्रश्न को। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि बहुत सारे लोग जो कमेंट लिख रहे हैं लगातार, वो शैलेंद्र सिंह के पीछे घर में, परिवार में जो सबसे बड़ी ताकत उनकी धर्मपत्नी है, वो क्या इस वक्त हमारे साथ 2 मिनट के लिए जुड़ सकती हैं? नहीं, वो मैं माफी चाहूंगा, उनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, बेड रेस्ट पे है। अच्छा, ठीक है। तो शैलेंद्र भाई, आपने कोई बात ऐसी रखी छोड़ी नहीं जो देश नहीं सुनना चाहता, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप जैसे बहादुर अभी मौजूद हैं और आपसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और आप जानते हैं कि मैं 2-3 दिन में हैदराबाद जा रहा हूं, और शायद मैं अपनी स्पीच के लिए कुछ बातें ढूंढता रहता हूं। आपसे बातचीत करके मुझे बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिले हैं जिसे मैं सार्वजनिक करूंगा। और सत्ता बदलती है हमारे यहाँ हर 5 साल में, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था परमानेंट होती है, और व्यवस्था में एक बार अगर कोई ऐसा आदमी बैठ जाता है जो उस पूरे सिस्टम को नस्ते नाबूद कर देता है, उन लोगों को बदलना, उन लोगों को एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है। आप आए, आपने अपने उन अनछुए पहलुओं को सबके सामने रखा, और ये सिर्फ आपसे बातचीत नहीं है, बल्कि इसके पीछे मकसद ये है कि देश जाने तो उस आदमी को
जो राजनीतिक बड़े बड़े लोगों के पोस्टर बनते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगती हैं, बड़े बड़े आदर्शवाद की बात होती है, लेकिन आदर्श को सही मानों पे जमीन पे जीना कितना कष्टकारी होता है, लेकिन आखिर में उसकी जीत होती है। ये इसलिए मैंने आपको आज बुलाया, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि कहते हैं कि आपने उनको देर से बुलाया। मैंने कहा मुझे जब खबर पता चली और जो मेरे सोर्सेज ने मुझे पता किया, इसलिए मैंने आपको बुलाया। आप आए, और जब भी कभी आपको ये लगे कि आपके मन में कुछ ऐसी बात है, और इस देश का बहुत सारा मीडिया ऐसा है जो एक खास नैरेटिव को चलाता है, खास एजेंडे को चलाता है, इसलिए बहुत सारे आज की डेट में संचार क्रांति ने राष्ट्रवादियों की बात, उन अच्छे लोगों की जो राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, जो इस सिस्टम को बचाना चाहते हैं, उनको कहने का बहुत बड़े प्लेटफॉर्म दिया है। आप जब चाहें वी सपोर्ट पुष्पेंद्र पर आप बात कर सकते हैं, आपके मन में कोई ऐसी बात हो, और पूरी बात आप नहीं रख सकते हैं। ये लाइव है, इसमें कुछ एडिट नहीं हो सकता। आप आए, आपने अपना समय दिया, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, जनरल जीडी बख्शी, आर.एस.एन. सिंह, कर्नल आर.एस.एन. सिंह साहब हैं, सुशील पंडित हैं, ललित अंबरदार हैं, तमाम सारे लोगों की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो बात आपने आज बताई है, हम इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि भारत की व्यवस्था के अंदर कैसे राष्ट्रद्रोही, राजद्रोही लोग बैठे हुए हैं, जिसके कारण स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द स्टेट इंडियन नेशन। और इसीलिए इस देश की 70 सालों में यह हालत हो गई है कि हम राष्ट्र के खिलाफ राज्य खड़ा हुआ है। आपने हमसे बात की, आपको, आपके परिवार को, आपकी पत्नी जरूर जल्दी स्वस्थ हो जाए, आपकी ताकत बनी रहे, और आप मजबूती से काम करें। हम जो भी कुछ कर सकते हैं उसके लिए हम सदैव आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू शैलेंद्र जी। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद कि आप लोगों ने जो नैतिक समर्थन हमारे लिए व्यक्त किया, यही हमारी असली ताकत है। और मैं अपने को आप लोग के समर्थन के कारण कभी अकेला नहीं महसूस किया।